जुड़ी हुई बड़ी खबर। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमले की तस्वीर सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने भोलारी एयरबेस पर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर हमले की तस्वीर सामने आई। इंडियन एयरफोर्स ने भोलारी एयरबेस पर हमले की तस्वीर सामने रखी है। ये पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस है जिसके ऊपर हमले की तस्वीर आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का भोलारी एयरबेस जिसको पाकिस्तान की 11 एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन को टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का भोलारी एयरस्पेस था, सरगोदा था, इसके साथ चकलाला था और उसके साथ अगर बात करें तो जैकोबाबाद था, नूर खान एयरबेस था, स्कर्दू था। इन सभी एयरबेस को निशाने लगाया गया। अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, अब पिछले कुछ वक्त से आप जब से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं, क्या कोई ड्रोन स्पॉटिंग इस वक्त है? क्या कोई एक्शन इस वक्त आसमान में दिखा है? देखिए राजीव, इस वक्त इस तरह का कोई वाकया जो है वो नहीं है। ड्रोन अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मगर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार पहले प्रक्रिया चली, लगातार ड्रोन दिखे, पहले प्रगवाल में, उसके बाद अखनूर में, फिर उधमपुर में, फिर सांबा में, आरसपुरा में, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में दहशत तो जरूर हो गई, क्योंकि ड्रोन दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैसे ही क्रॉस किए तो वहां बीएसएफ ने फायरिंग की। लोगों को लगा कि बॉर्डर फायरिंग शुरू हो गई है। उसके थोड़ी देर बाद ड्रोन पर जब एंटी मिसाइल जो एंटी डिफेंस सिस्टम जो एक्टिवेट हुआ तो मिसाइल्स जो है वो जाने लगी। उन को देखकर लोगों को जो इंटरसेप्टर थे, जब वो हवा में गए, रोशनी को देखा, तो लोगों को लगा कि कुछ हो गया है, कि धमाके होना शुरू हो गए। तो लोगों में दहशत जो है वो फैलती चली गई। इस वक्त आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर क्या कि पंजाब के हर कोने में इसी तरह से लोगों में दहशत अचानक से आ गई कि आखिरकार ये क्या हुआ, कहाँ से ये ड्रोन आ गया। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी दहशत इस वक्त लोगों में है। अभी हालांकि कोई भी एक्टिविटी ड्रोन की वापस नहीं दिखी है, मगर अगर पुराने ट्रेंड को देखें तो जो 3 अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसमें पहला ड्रोन जो है वो रात को 8 साढ़े 8 बजे दिखा था। इस बार भी ऐसा ही हुआ, और उसके बाद सुबह 4 साढ़े 4 बजे एक बार फिर से अटेम्प्ट हुई है 3 दिन। तो ऐसे में आज एक बार फिर से जब 8 सवा 8 का समय था, जब प्रधानमंत्री मोदी का जो एड्रेस था वो खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद ड्रोन दिख गए। तो ऐसे में क्या उसी तरह की उसी पैटर्न पर पाकिस्तान एक बार फिर से अटेम्प्ट करने वाला है। अब सुबह 4 बजे अगर फिर से ड्रोन आते हैं तो यकीनन पूरी रात लोग जो हैं वो इस चीज को लेकर दहशत में रहेंगे, जागे रहेंगे, और इस चीज को सुनिश्चित उनको करना पड़ेगा कि किसी तरह से उनको कोई नुकसान ना हो। ब्लैकआउट अभी भी बॉर्डर के इलाकों में रखा गया है। डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है उसमें ब्लैकआउट रखा गया है। ये एक्सप्लोजिव लेकर ड्रोन आ रहे हैं, या फिर ये ड्रोन जो है वो हॉस्टाइल ड्रोन है जो सिर्फ सर्विलेंस के लिए आ रहे हैं। तो दोनों ही मामलों में इन ड्रोन को खत्म करना, इन ड्रोन को रिकवर करना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। आप छम सेक्टर की भी आपने लगातार रिपोर्टिंग की है अजय। छम सेक्टर के क्या हाल हैं? सांबा की तो आप बात बता चुके हैं, अखनूर की आपने बता दी है, अरनिया की भी आप बता चुके हैं। छम के क्या हाल है? देखिए, छम सेक्टर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई थी, उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो छम सेक्टर में हुआ। हालांकि वहां पर जान नहीं किसी की गई है, मगर जिन लोगों के मकान धराशायी हुए हैं वो उससे कहीं ना कहीं कत्ल से कम नहीं समझते हैं, क्योंकि पूरे खून पसीने की कमाई पूरी उम्र की जो है वो कोई भी इंसान अपने घर बनाने में लगाता है। तो ऐसे में वहाँ 1 दर्जन के हाँ करीब जी। घर हैं जिनको नष्ट किया गया है। पाकिस्तान ने वहाँ पर शाहीन मिसाइल से लेकर बड़े बड़े लॉन्चर्स जो है, रॉकेट जो है वो मारकर वहाँ पर बड़े बड़े 155 mm के जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं उनके जरिए नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है ये हुई है कि लोगों में दहशत बेहद ज्यादा है। जिस जगह धमाका हुआ उस घर को तबाह हुआ ही, मगर उसके आसपास के लगभग 50 मीटर के रेडियस में जो भी चीजें थी वो, या अगर शीशे थे, विंडोज थी, खिड़कियां थी, तब सब तबाह हो चुके हैं। इतना खौफनाक मंजर लोगों ने इस बार पाकिस्तान की फायरिंग में देखा है। भारत की तरफ से सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, और सिविलियन कैजुअलिटी किसी भी तरीके से जो है वो करने की कोशिश नहीं की गई। मगर पाकिस्तान की तरफ से तमाम जो सिविलियन इलाके थे, पुंछ के थे, राजौरी के थे, उरी के थे,
जम्मू के थे, ढागरी के थे, अखनूर के थे, हरनिया के थे, पुलावाला के थे, तमाम इलाकों में जो है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया। तमाम इलाकों में किया गया है, सिविलियन इलाकों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन पैटर्न क्या बताता है? इस वीक मयंक जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पैटर्न क्या बताता है अजय? क्या सुबह तक एक बार फिर से ड्रोन स्पॉट किए जा सकते हैं, किए जाते रहे हैं? देखिए, ये कहना कि सुबह तक आएंगे ये मुश्किल होगा, मगर अगर आप पिछले 3-4 दिन से देखें तो 8 सवा 8 बजे ड्रोन दिखे हैं हर बार, और सुबह 4 बजे ड्रोन दिखे हैं, 4 साढ़े 4 बजे। तो ऐसे में इस बार भी जो टाइमिंग है वो शाम की तो सेम है रात की। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी अगर उसी तरह से अगर कुछ ऐसा होता है तो यकीनन लोगों के लिए एक बड़ा कंसर्न है। लोग जो बॉर्डर के इलाकों के अलावा जो इन इलाकों के आसपास रहते हैं जहाँ पे बड़ी मेजर वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं डिफेंस फोर्सेस की, उन इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए दहशत है। अभी भी कोई जानकारी जो मुझे मिली है कि जो कठुआ के इलाके में जब ये ड्रोन देखे गए हैं तो उसमें जब धमाका हुआ है उससे घर की दीवारों पर जो है वो स्प्लिंटर्स के निशान पड़ गए हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन क्या लेकर आते हैं, क्या मंशा है, पाकिस्तान इसे क्यों इस वक्त भेज रहा है जब सीजफायर की बात हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है जिस चीज को लेकर अब लोग दहशत में हैं। चीज़ को लेकर लोग दहशत में, ऐसा अजय यहाँ पर बता रहे हैं। मयंक जी मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मयंक जी, एक बार फिर डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई शाम 5 बजे के बाद और फिर से ड्रोन स्पॉट होने लगे, ब्लैकआउट शुरू हो गया। पाकिस्तान पर यकीन करना, ये किसी इसके पीछे कोई वजह नहीं लगती कि अब पाकिस्तान पर यकीन क्यों किया जाए? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान कभी भी यकीन के काबिल रहा नहीं है। ये तो भारत की भलबनसात है कि हमने किसी तरीके से उन पर यकीन करने की सोची। पर पाकिस्तान वो जंतु है, वो एक प्राणी है जिसपे कि लोग कहते हैं ना कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। मैं तो पाकिस्तान की तुलना कुत्ते से भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुत्ता बड़ा एक पालतू पशु है और बड़ा वफादार होता है। तो पाकिस्तान की तुलना किसी पशु से नहीं की जा सकती। एक ऐसा जीव है, या कुछ भी बोल दे उसको आप, जिस पे यकीन करना नितांत असंभव है। जी राजीव। तो लगातार इस तरीके से ड्रोन स्पॉट होना, पाकिस्तान किस तरीके के ड्रोन्स भेज रहा है इसका भी पता नहीं चलता। हमें लगातार एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना पड़ रहा है। भारत ने कहा था कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो ड्रोन भेजना भी तो एक एक्ट ऑफ टेरर ही हुआ। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। देखिए, इस समय भारत ने उनके पहले दिन के ड्रोन अटैक में 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाया था। अब उसने फिर दुस्साहस किया है हमारे इलाकों में ड्रोन भेजने का। मैं तो कहता हूं कि इस समय पाकिस्तान के पास 24 एयरफील्ड अगर नोटिफाइड हैं, तो बाकी 13 जो हैं अब हमारे निशाने पर हैं, और हम बिल्कुल जस्टिफाइड रहेंगे इनको लेने के। तो इस समय भारत अगर इनकी बाकी 13 की एयरफील्ड्स को भी बटिया मेट करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और भारतीय सेनाओं का रिस्पॉन्स आपको क्या लगता है किस तरीके से होता आप दिख सकता है? भारतीय सेनाओं का मनोबल हमेशा से ऊंचा रहा है। भारतीय सेना को अपने उच्च अधिकारी और पॉलिटिकल बॉसेस पे पूरा विश्वास रहता है। जब भारतीय सेना लड़ती है, उसको पता है कि उसका पूरा देश 140 करोड़ का उसके पीछे खड़ा है, और भारतीय सेनाओं से कदाचित आशाएं इतनी रखी जाती हैं कि हमें एक सुपर ह्यूमन बीइंग बना दिया जाता है। जैसे कि था कि हम पीओ के लेके आ जाएंगे, ऐसी लोगों की सोच चल रही थी। तो ठीक है, अच्छा लगता है कि जब जो देश की जनता है वो अपनी सेना पर इतना विश्वास रखती है और इतनी इज्जत देती है। जी। क्या 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 आपको ऐसे अंदेशे लगते हैं, क्योंकि 2 बार डीजीएमओ स्तर की बातचीत हो चुकी है, दोनों बार पाकिस्तान ने कहा कि वो इस सीज फायर वायलेशन को और इन एक्टिविटीज को बंद कर देगा, नहीं किया। क्या अब अगली बातचीत में पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए भी कि नहीं? राजीव जी, मैं पुनः कह रहा हूं कि पाकिस्तान की बात पर किसी भारतीय को विश्वास नहीं है। भारत की सरकार भी विश्वास नहीं रखती है। इसलिए मोदी जी ने आज साफ कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको मालूम है कि पाकिस्तान दुस्साहस करेगा और हम उसका जवाब देंगे। तो उनका कहना बड़ा साफ था, और उन्होंने जो 3 रेड लाइंस ड्रॉ की थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर भारतीय को यह समझ जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी आतंकी कार्रवाई का, दुस्साहस का हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, पहली रेड लाइन। दूसरी रेड लाइन की न्यूक्लियर ब्लफ को हम नहीं मानेंगे। जो पाकिस्तान बहाना मारता था कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं और ये है, भारत उस चीज का बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। और तीसरी बात,
आतंकी के आका और उनको सपोर्ट करने वाली पाकिस्तान सरकार भारत उन दोनों को भिन्न नहीं मानती है, एक ही मानती है। तो इससे ज्यादा सफाई से आई डोंट थिंक कोई बयान दिया जा सकता है। दुनिया के लिए ये बहुत कड़ा संदेश है कि अब बहुत हो चुकी, अब भारत जो है नहीं बख्शेगा। जी, भारत नहीं बख्शेगा। अजय जांडेल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां पर जहां पर आप अगर रिपोर्ट करने के लिए भी निकलते हैं तो पाकिस्तान बॉर्डर तक चले जाते हैं। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से फायरिंग को स्टार्ट करने या सीज फायर वायलेशन की सोच रहा है? इन सारे तरीकों से क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए राजीव, कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कल 5 बजे खुद युद्ध विराम की संधि के लिए पाकिस्तान माना। यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस चीज को लेकर बयान दिया और उसके कुछ ही मिनटों के बाद पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और भयंकर फायरिंग करके मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। और ये बताता है कि फिर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं हो सकता। आज भी अगर आप देखें तो जब हम बात कर रहे हैं तो सीज फायर तो चल ही रहा था, फिर ड्रोन को यहाँ भेजने का मतलब क्या हो सकता है? ड्रोन एंटर हुआ, ड्रोन एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 से 25 ड्रोन दाखिल हुए और उसके बाद जब ये ड्रोन जो मार गिराए गए हैं उसके बाद अब पूरे इलाके में अलर्ट है और सुबह इस चीज की कोई गारंटी नहीं कि पाकिस्तान फायरिंग नहीं करेगा, क्योंकि सीज फायर के तुरंत बाद पाकिस्तान ने फायरिंग की। आज शाम को डीजीएमओ की बैठक में एक दूसरे को कहीं ना कहीं कहा गया कि हम कोई भी यहाँ पर फायरिंग नहीं करेंगे, सरहद पर जो शांति है उसको बनाए रखें। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंचा मिस्र का कार्गो प्लेन। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर। मिस्र के कार्गो प्लेन में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल खबर, पाकिस्तान पहुंचा मिस्र का कार्गो प्लेन। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की आशंका, न्यूक्लियर लीकेज को रोकने में बोरान का इस्तेमाल। और ये बोरान नील नदी के डेल्टा में काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि मिस्र के कार्गो प्लेन EGY 1916 में भेजा गया है। इंडिया न्यूज हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं। उधर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल खबर, इंडिया न्यूज नहीं करता इस खबर की पुष्टि। भारत की स्ट्राइक से परमाणु ठिकानों के नुकसान की खबर। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की आशंका। मिस्र के कार्गो प्लेन में बोरान केमिकल की आशंका। मयंक चौबे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मयंक जी, अगर पाकिस्तान में मिस्र का कार्गो प्लेन पहुंचता है और उसमें बोरॉन होने की बात सामने आती है, जो कि रेडियो एक्टिविटी को कम करने में इस्तेमाल होता है, तो इसके क्या संकेत मिलते हैं? देखिए राजीव जी, ये चैटर मुझ तक भी पहुंची है और ये सवाल आपको ध्यान होगा, एक प्रेस रिपोर्टर ने आज एवीएम भारती से भी पूछा था और उन्होंने बड़ा हंस के जवाब दिया कि अच्छा मुझे नहीं पता था। तो मतलब आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। आपने जिक्र किया मिस्र के प्लेन का, जी ये चैटर मेरे पास भी पहुंची है। मिस्र का ये प्लेन जो है इल्यूशन 76 IL-76 विमान है, जो कि रूस में बनता है। ये विमान था जिसका कि आपने मुझे टेल नंबर बताया EGY 1916। ये रावलपिंडी में लैंड करता है और इसमें जहां तक खबर आ रही है मेरे पास, इसमें बोरॉन केमिकल जो है वो लाया जाता है, जैसे कि बोरॉन कार्बाइड है वो लाया जाता है। नील नदी के डेल्टा में इसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता जैसे आपने बताई है। बोरॉन का काम किस काम आता है? बोरॉन जो होता है वो क्या करता है कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं। न्यूट्रॉन्स को ये बोरॉन केमिकल अरेस्ट करता है, उनको फैलने से रोकता है, यानी कि अगला अणु का कण जो है वो नहीं टूट पाता।
एक तरीके से न्यूक्लियर को डैम्पिंग करने का काम बोरॉन करता है। तो ये सिर्फ कयास आ रही है इस समय। लोग सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि ये प्लेन लैंड हुआ है, और भूकंप के झटके भी रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान से। और मेरे पास ये भी खबर आ रही है कि वहां दहशत का माहौल है। 100 किलोमीटर की परिधि में सारे गांव खाली करा दिए गए हैं। ये अभी तक सोशल मीडिया पे अपुष्ट खबरें हैं, और जैसा आपने भी बताया है कि इंडिया न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है, मैं भी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, बट मैं भी एक इंटेलिजेंस इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ जी पा रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ये हो जी सकता है ये संकेत उसी तरफ इशारा कर रहे हों कि क्या जी पाकिस्तान की कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी इस दौरान शिकार हुई है, जहां पाकिस्तान को नहीं रखनी चाहिए थी, वहां पाकिस्तान ने छुपा कर रखी हुई थी। और क्या ये संकेत इसी तरफ इशारा देते हैं? क्या आ रहे ये भूकंप इस बात का इशारा देते हैं कि कहीं ज़मीन के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी में कोई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं? लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है इन खबरों की, मयंक जी। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ज्यादा इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, और लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। लोग जो हैं, जैसे कि कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं उस इलाके में, जो बताते हैं, लोग उनसे जानकारी लेकर उसको ट्वीट कर रहे हैं कि हम, मेरे पड़ोसी ने बताया कि उसका गांव जो है खाली करा दिया गया। इस प्रकार से चैटर जो है वो ट्विटर पे बहुत चल रही है, और इन्हीं सब चैटर्स को गैदर करके जो है वो हम एक किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि कुछ तो ठीक नहीं है इस समय। कुछ तो ठीक नहीं है, ऐसा मयंक जी यहाँ पर कह रहे हैं। और मयंक जी, हम क्या समझें इस सब को लेकर? क्या पाकिस्तान वाकई, अगर ये खबरें सच हैं, तो मैं राइडर के साथ बात कर रहा हूं, तो एक बड़ी मुश्किल में है? मुश्किल मेरे ख्याल से एक छोटा शब्द है। मयंक जी कह रहे हैं मुश्किल जी छोटा शब्द है जी। जी जी राजीव, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि यदि इन बातों में सत्यता है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसमें सत्यता ना हो, मेरा अनुमान जो है वो गलत निकले, और ये हो जाए कि चलिए फेक न्यूज है, क्योंकि ऐसी जान माल की हानि कोई चाहता नहीं है। परंतु अ, मतलब दिल मानने से मना भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दिमाग जो कह रहा है कि ये उसी ओर इंगित कर रहा है जिसका सबको भय हो सकता है। जी मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन लगातार हम इन्हीं बातों पर इस वक्त फोकस किए हुए हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आज रात पाकिस्तान कुछ एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है? राजीव जी, एडवेंचर तो पाकिस्तान ने कर दिया। उन्होंने ड्रोन भेजे। आपको ध्यान होगा, डीजीएमओ ने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा था कि कश्मीर बोल, उन्होंने जगह के नाम लिए थे, गांदरबल, अवंतीपुरा, श्रीनगर, इन जगहों पर इनकर्जन्स होने की कोशिश की गई थी। पहले इनकर्जन करते थे खाली आतंकवादी, पर उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी रेगुलर्स जो थे वो कोशिश कर रहे थे इनकर्जन करने की। यानी पाकिस्तान जो है वो दुस्साहस करने का प्रयास कर रहा है। मेरी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान ने डर के मारे अपनी सेना का कंसंट्रेशन जो था पीओजेके में बढ़ा दिया था। तो हो सकता है पाकिस्तान को ये डर हो कि भारत इस समय पीओजेके लेने की कोशिश करेगा, तो मुझे अपनी फोर्सेस का कंसंट्रेशन यहाँ पर रखना है। जी और अब उन फोर्सेस का वो इस्तेमाल कोशिश कर रहा था भारत में घुसने के लिए, जैसा मेरा अनुमान है। ऊपर से आपने ड्रोन फायर किए। खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था कि श्रीनगर के ऊपर धमाके सुनाई दे रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। जी तो और जमीन पर इनकर्जन्स की खबर जो थी वो आ रही थी। जी तो पाकिस्तान दुस्साहस करने का प्रयास कर रहा था, परंतु फिर ये बात आ गई कि भाई बातचीत होगी डीजीएमओ के बीच में 12 बजे, वो नहीं हुई। फिर 5 बजे की बात हुई। बात क्या हुई उसकी खबर नहीं पहुंची, परंतु प्रधानमंत्री का जो संबोधन था राष्ट्र के प्रति वो आ गया, और वो कदाचित इंगित कर रहा था कि दोनों डीजीएमओ के बीच में क्या बात रही होगी। जी जी मयंक जी मैं समझ पा रहा हूं। अब हम प्रधानमंत्री ने तो साफ कर दिया कि अगर अब कुछ होता है, वैसे तो हम बात पीओके पर करेंगे, हम बात टेरर पर करेंगे, लेकिन अब कुछ होता है तो उसके रिपरकशंस बड़े हो सकते हैं। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बहुत चीज़ों को रख रहे हैं। वो इशारे दे रहे हैं कि ये चीज़ें रुक गई, बहुत बेहतर हुआ, दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं। क्या आपको लगता है ये चीज़ें प्रधानमंत्री के इस बात को कहने के बावजूद कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, आपको रुकी समझ में आती हैं?
देखिए राजीव जी, मैं यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कहना चाहूंगा नहीं, क्योंकि एक उनका उतावलापन सा मैंने देखा था। यूक्रेन रूस युद्ध के टाइम पर उन्होंने ये बयान दिया था कि वे एक हफ्ते में उस युद्ध को रुकवा देंगे। एक हफ्ता तो बीते हुए काफी अरसा हो गया है। चलिए इस बात को मान के चलते हैं कि अगर भारत के और पाकिस्तान के बीच उन्होंने मध्यस्थता की भी, अगर की भी है, तो उसको बयान को कम से कम या तो भारत खोलता या पाकिस्तान खोलता। उन्होंने तुरंत जाकर ट्वीट कर दिया, तो ये मुझे उनकी एक तरीके से उतावलापन सा दिखाई दिया। चलिए जाने दीजिए, वो उनकी कारकर्दगी है, वो उन तक है। हम केवल उस बात पर अपने इन्फ्लुएंसेस निकालेंगे। तो वो इस समय बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पोस्टर करने की कि जी, वो एक पीस ब्रोकर हैं दुनिया के। जी राजू। वो पीस ब्रोकर हैं इस वक्त दुनिया के। तनाव और कितना बढ़ता देखते हैं मयंक सर, क्योंकि आप तो आपने आर्मी में भी सर्व किया है, मुझे पूरा अंदाजा है कि सारी आर्मी इस वक्त रेडी होगी पूरे बॉर्डर पर। हालांकि ब्लैकआउट कई जगह है, लेकिन वो रेडी की सिचुएशन में इस वक्त होंगे। आर्मी ने राजीव जी अपना गार्ड कभी डाउन नहीं किया है। आर्मी अगर ये ऑपरेशन अंडरटेक भी नहीं होता, तभी भी भारतीय सेना जो है वो 24 घंटे तत्पर है। तैयारी में या चाक चौबंद रहने की बात है। भारतीय सैन्य शक्ति जो है वो कभी भी ढीली नहीं पड़ी है, पलक नहीं झपकती है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत है। तो ये कहना कि भारतीय सेना आराम कर रही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। चुस्त नहीं है, चुस्त हो गई है जी, 24 घंटे चुस्त रहती है। ऐसा सोचना भी बेकार है कि हमने कभी कोई ढील करी हो। देखिए, देश के नागरिक जो हैं वो ढील कर सकते हैं कि भाई ब्लैकआउट बंद हो गया, हम बाजार में चले घूमने जाएं, लेकिन सेना के जो रक्षक हैं वो कभी भी आराम नहीं करते, अपने देश की हमेशा रक्षा करते हैं। क्या हम जी। एक्सपेक्ट करें आपके अनुभव के आधार पर कि भारत एक बार फिर से वही स्ट्राइक कर सकता है अगर पाकिस्तान रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो? अवश्य जरूर कर सकता है। मेरा मानना यह है कि अभी तक केवल 11 एयरफील्ड्स टेक डाउन किए हैं। अब भारत पिन पॉइंट, हमें जानकारी है कि ये ड्रोन कहां से आते हैं, तो इस समय ड्रोन के आने वाले स्थान जो है या बाहर से आकर जहां लैंड होते हैं, मेरे ख्याल से अगला टारगेट वही रहेगा, जहां तक मेरा अनुमान है। अगला टारगेट बदला वही तो लिया रहेगा। जाएगा। जी, जी। जी बताएं सर। मयंक दुबे जी जी हमारे जी। साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर, एयरफोर्स ने भोलारी एयरबेस पर भी स्ट्राइक की थी और भोलारी एयरबेस के स्ट्राइक के विजुअल्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं। पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक लगातार भारत की रही है मयंक जी, और आप तो इन चीज़ों को समझते होंगे कि ये चीज़ें कहने भर से ही नहीं की जाती, इनके पीछे बहुत बड़ी एक तैयारी होती है। है, वो जी, ये कहती है कि आपको ध्यान होगा, एयर वाइस मार्शल भारती ने जिक्र किया था कि बोलारी एयरबेस में एक हैंगर दिखाया था उन्होंने नीले रंग का। उसकी छत दिखाई थी पहले, और फिर दिखाया था कि वो किस तरीके से छत जो है वो केव इन कर गई है। आपको ध्यान होगा ये चीज उन्होंने दिखाई थी। जो मेरी जानकारी, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस हैंगर के अंदर पाकिस्तानी एयरफोर्स के पर्सनल काम कर रहे थे, और वो पर्सनल जो हैं वो 40 लोग जो थे इस हैंगर में काम कर रहे थे, और 12 लोग जो हैं हैंगर के बाहर थे। तो जब जैसे ही ये मिसाइल हिट करती है हैंगर को, 5 लोग, जिसमें कि स्क्वाड्रन लीडर उस्मान ख्वाजा, उस्मान सरनेम मैं भूल रहा हूँ, उस्मान यूसुफ, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ हैं, वो शहीद होते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो इंजर होते हैं। जो इंजर्ड की लिस्ट है वो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सरूश, जिनके बाएं पैर में चोट लगी, और एक है बिलाल, और एक है सीनियर टेक्नीशियन हफीज, जूनियर टेक्नीशियन चमन, और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर। ये जो हैं ये उस समय इंजर होते हैं। और ये जो मिसाइल अटैक से साब 2000 जो है, जो कि हॉक्स एयरक्राफ्ट है, उसको क्षति होती, जो कि हैंगर के अंदर खड़ा हुआ था। इतना डिटेल जो है वो सूत्र जो है वो बता रहे हैं। अब इसकी पुष्टि पाकिस्तान करे चाहे ना करे, हमारे एयर वाइस मार्शल ने तो बता दिया कि आप बॉडी बैग्स गिनना आपका काम है, हमारा काम है टारगेट को पकड़ना। लेकिन ये
सोशल मीडिया पर चैटर है। और जैसे मैंने आपको बताया, नाम लिया मैंने एक स्क्वाड लीडर का। स्क्वाड लीडर उस्मान जो हैं, उनकी ऑबिचुरी वगैरह भी छपी है और उसमें बाकायदा उन्होंने नाम लेके बताया है कि कहाँ पर वो उनकी मृत्यु हुई है। तो इस बात में कहीं ना कहीं तो कोई तथ्य अवश्य है। कोई ना कोई तथ्य अवश्य है, लेकिन इस बीच आप बने रहे मेरे साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा उसको सुन लेते हैं। भारत की